वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो है सीडीपी की मैराथन थी, जिसमें जो है हम लोगों ने 110 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। 100 एबव है, तो आपने देखा होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो भी मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, महामैराथन क्लास है, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस रखने का केवल एक मोटिव है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। और एक बात याद रखिएगा, अगर जिसने भी 110 में से 90, 80 इतना स्कोर किया होगा, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एक सब्जेक्ट में 30 में से 30, 29 इतना नंबर ला सकते हैं। तो इस क्या करना है, इस वीडियो को अभी देख लीजिए और जब एग्जाम का टाइम पास में आएगा तब भी इसको बार बार देखिएगा, तभी आपको याद होगा। और आज भी ईवीएस की क्लास है, इसमें भी कितने क्वेश्चंस हैं, 110। और ईवीएस की क्लास के बाद हम क्या करेंगे, मैथ्स की मैराथन करेंगे। तो ये बहुत आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईवीएस का कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं 110। और आप मुझे बताना कि आपके लास्ट में कितने सही हैं। और कल वाली जिसने क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस को ढूंढ कर इकट्ठा करना समय बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आपको पता है कि मैंने अभी तक आपको स्टार्टिंग से लेकर बहुत बार बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी है, समझाया है, बहुत एक्सप्लेन कर करके। अब ये है रिवीजन का टाइम। और रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस पढ़ो, तुरंत अपना आंसर बताओ आप। और मैं यहाँ पर एक पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पे 2 से 4 मिनट दे दूंगी तो 110 जो क्वेश्चंस है ना, इसमें बहुत लंबा समय चला जाएगा। आपको भी पता है, 4 से 5 घंटे। और अभी एग्जाम का टाइम बहुत क्रूसियल है, तो इतना हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बेस्ट है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना और जो सही हो उस पर टिक करना और जो गलत हो उस पर से क्रॉस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है मैंने, जो ज्वाइन होना चाहे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व जो हैं प्रचुर मात्रा में हो। क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया। अब ये ऑप्शंस देखिए, कौन से ऐसे इसमें वो बोलेगा डॉक्टर जिसमें ये निम्न पोषक तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में हो। इसका क्या आंसर होगा, तो आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए इज राइट। इंग्लिश वाले भी आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए, फूड रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो वो होता है विटामिन ए पे। और मैंने टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा भेजा भी हुआ था क्योंकि ईवीएस में विटामिन से क्वेश्चंस आना कन्फर्म है। और आज की क्लास अगर जिसने पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हंगुल मृग, इसका भी करंट अफेयर में भी आपने देखा होगा, बहुत जिक्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दाचिंगम। ये इसका राइट आंसर है। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, हंगुल डियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 63। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो चलिए ऑप्शंस देखिए आप, किस कारण जो है इसका चुनाव हुआ है ओजोन परत का संरक्षण का। तो ये देखिए, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से कौन सा होगा ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड, तो आप सभी को पता ही होगा। इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इसका ओजोन परत से ये रिलेटेड है। जिसे नहीं पता हो ना कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ नोट जरूर करना, क्योंकि इसमें अगर आपने ये सोचा ना कि अरे ऐसे ही है, ऐसे ही कोई भी क्लास नहीं ले रही हूँ मैं, आपको सच बता रही हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 64। ये देखो, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सी है। तो चलिए आप ऑप्शंस देखिए कि वो चिड़िया कौन सी है जो कि दिल्ली में पहले सामान्य रूप से दिखाई देती थी बट अब क्या है, दुर्लभ हो गई है।
आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो 64 का क्या होगा, दिल्ली वाला कौन सा है, गौरैया। और एक कई बार पूछा है, और ये बेसिकली ये जो नाम है ना याद नहीं होते हैं, तो याद रखना गौरैया, ये अब दुर्लभ हो गया है। तो चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये देखिए जिसे बोलते हैं स्पैरो। चलिए 65, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। नावों का उपयोग आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका चारों ऑप्शन लिखा है, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर एवं केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा 66, निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। अब इसमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है, आपने नेपेंथिस के बारे में पढ़ा ही है, डायनिया के बारे में भी पता है, सैंड्यू के भी बारे में पढ़ा ही है। ये होते हैं कीट भक्षी पौधा होते हैं, बट ये जो एजीरेटम है ना, ये नहीं है कीट भक्षी पौधा। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, इंसेक्टोवोरस प्लांट जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है एजीरेटम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए 67, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। वह, अब ये देखिए इसमें आपको क्वालिटी बतानी है, ये आपको क्वेश्चंस पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, विशेषता इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इन चारों कपड़ा, ये सारे कपड़े के ही तो नाम है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सी क्वालिटी है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रानी को एक कपड़ा का टुकड़ा जो है ऐसे प्राप्त होता है। पहला क्या लिखा है कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है वो, अच्छा। दूसरा क्या लिखा है कि अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें छिद्र नहीं है। तीसरा देखो, जलने पर जो है गंध उत्पन्न करता है, अगर ये जल जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें से गंध आएगा। 4 देखिए, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, ये हर जगह पाया जाता है और इसके बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी ना तब आप इसको नहीं पहन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें छिद्र नहीं है, तो आपको जब स्वेटिंग होगी तो ना तो एयर जाएगा और प्लस उसमें गर्मी बहुत होगी। तो आप समझ गए होंगे वो कौन सा कपड़ा है। तो चलिए ये चारों ऑप्शंस देखिए, इन चारों में से बताइए कौन सा कपड़ा है वो जो कि आप उच्च तापमान पर नहीं पहन सकते हैं। तो वो है पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देख लीजिए एक बार, आप इंग्लिश का भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसमें 5 जो हैं ये क्वालिटीज़ हैं, और कौन सा कपड़ा है ये, तो ये है पॉलिएस्टर। चलो 68 पे चलते हैं। ये देखिए, पहले आप क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखो, फिर मैं चारों ऑप्शंस आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, ये हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं ईवीएस में, कि एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। अब आप बताइए कौन सा होगा इसमें से, तो वो है पैरासाइट, हम पैरासिटिज्म बोलते हैं ना, पर जीविता। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। एक बार आप इसको इंग्लिश में देख लो, ये रहा, देखिए लिखा है ना, एंड 1 इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिट, एक को नुकसान होगा एक को फायदा होगा, वो होता है परजीवी, पैरासिटिज्म। चलो 69, ये रहा। अब ये देखिए 69 में लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस से क्वेश्चंस बहुत आएगा और एटमॉस्फेयर के लेयर से भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, ठीक है। और जो नहीं है उसके बाद से जो भी बचे ना हैं वाले, वो नोट कर लेना। तो कौन सा नहीं है, देखो मीथेन तो है ही, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ये नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, इसको क्या लिखते हैं, SO2। तो याद रखना ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमसे यही पूछा था, तो राइट हो गया ये। चलिए 70 पे चलते हैं, ये रहा। इसमें देखिए, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है।
अब आप खुद सोचो ना, मकान वगैरह बनता है, डिब्बे वगैरह बनते हैं, तो इन चारों में से आपने किसका यूज़ देखा होगा? ध्यान तो होगा ही। गन्ना, बांस, मक्का, घास, किसका होता है? तो आपने देखा होगा बांस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिब्बे बनाने में, और मकान मतलब घर वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब चलिए 71 पे, ये रहा। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? तो वो कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखा है और आप मुझे इसका सही आंसर बताइए कि इसमें से कौन सी जो है वो भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन इज राइट। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। चलिए 72 पे, ये रहा। कर्क रेखा, देखो, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा, ये क्वेश्चंस एकदम आएगा, और इसकी ट्रिक भी आप लोगों को पता है कि मित्र पर गमछा झार, ये होता है ना, देखो ये इसकी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। तो याद रखिएगा, इससे जगह मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये है कर्क रेखा जो है निम्न में से किन भारतीय राज्यों से गुजरती है। तो आप इस ट्रिक के द्वारा भी इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो चलिए आप एक बार पूरा ऑप्शंस देखिए, देखिए ये रहा चारों ऑप्शंस। अब बताओ कर्क रेखा जो है किन जगह, कौन से राज्य से गुजरती है? मैंने आपको ट्रिक बताया था ना अभी, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र का मतलब क्या हुआ? ये देखो, त्रिपुरा, मिजोरम, मित्र पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, और झारखंड आया था ना, और गमछा में क्या था? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, और जो पर था उससे एक से पश्चिम बंगाल और एक से राजस्थान। तो वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी अभी, मित्र पर गमछा झार, वो लिख लेना, उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा राइट। और ये कर्क रेखा वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, तो ये ट्रिक याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय जो है वो कर लेता है। आपको पता ही है कि सब्जी बेचने वाले ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, फिर वो उसको क्या करते हैं? कम दाम पर बेचने का निर्णय करते हैं। तो चलिए पहले आप चारों ऑप्शंस देखिए, फिर आप मुझे इसका सही आंसर बताइए। ये देखिए, इन चारों में से क्या होगा? क्यों जो सब्जी बेचने वाला है वो नहीं रख पाता, उसको फिर कम दाम पर बेचने का निर्णय ले लेता है? तो क्या हो सकता है? 73 का आप लगाए, बता दिए होंगे आंसर। ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ऑफ कोर्स जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएंगी तो उसको तो जल्दी ही बेचना पड़ेगा ना, रख तो सकते नहीं है। ये देखिए इंग्लिश वाले में भी, क्यों वो लो प्राइस पे बेच देता है? ऑफ डिस्ट्रेस सेल एज आइटम्स आर परशिबल। तो ये हो गया हमारा राइट। अब चलिए 74 पे। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें एक चीज़ सामने आई ना कि ईवीएस थोड़ा सा टफ पूछा है कंपेयर टू जो ऑफलाइन एग्जाम है उसके। तो आप इसलिए ईवीएस को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यही नंबर हमारा बढ़ाता है और कम करता है। तो देख लो, पहले ये चारों ऑप्शंस देख लो कि किसकी चोंच में जो है छानने की प्रणाली होती है। तो आपने देख लिया होगा इसका आंसर। तो चलो मैं अब इसका राइट आंसर बताती हूँ। 74 का होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्लेमिंगो या फिर हिंदी में हंसावर। तो ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखा हुआ है, ये इसका राइट है। ये क्या करते हैं? अपनी चोंच से जो ना छान देते हैं। तो फ्लेमिंगो, हंसावर, ये नाम याद रखना। चलिए 75 पे।
अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है 75 में कि उस जोड़े की पहचान करो जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए। आपको एग्जाम्पल्स देना है उनका जो कि इंसेक्ट लार्वा के क्या होते हैं, पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। तो ये क्या होगा इसका, चलो पूरा ऑप्शंस देख लो पहले आप, ये रहा। तो आपको समझ में आया होगा क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 सुंडी एवं इल्ली। अब ये देखिए ये बहुत कम, इसमें तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा ना, ये क्या है, लार्वा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इसमें भी देख लीजिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, कैटरपिलर एंड मैगोट्स। कैटरपिलर और मैगोट्स ये नाम याद रखना, ये क्या है, लार्वा के एग्जाम्पल हैं, पेयर में होते हैं। मतलब पेयर में आपको पहचानना था ना, उस जोड़े की पहचान करो जो कि लार्वा के उदाहरण है, कीड़ों के, इंसेक्ट्स के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 ईवीएस की प्रकृति क्या है। अच्छा, ईवीएस की प्रकृति कई बार पूछा है, तो आंसर बताइए। और इसकी टैग वर्ड में मैंने पता नहीं कितनी बार तो ये वर्ड आपके सामने जिक्र किया है, जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उसको पता है क्या होता है, एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड इज राइट। चलिए 77, अब ये देखिए चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको। अब आप बताइए, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, पता है ना आपको 6 थीम्स आपको पढ़ने हैं, और अब यही 6 थीम्स आपको केवीएस में भी पढ़ने हैं। तो सोच लो ईवीएस के कितनी इंपॉर्टेंस है, और यही ईवीएस आपको केवीएस में भी देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का। तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो आधारित है क्यों, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। सो दिस इज राइट। यहां पर भी देख लीजिए 77, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 78। तो आप पहले एक बार इसको क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, फिर मैं चारों ऑप्शन दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें लिखा है कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में, 3 से 5 में ही तो होता है ईवीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को। और ये नाम पूछता है कि सामाजिक ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, तो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर, मतलब किसके आधार पर इसको इंटीग्रेट किया गया है ईवीएस में। तो आप बताइए, यहाँ पर मैं आपको चारों ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एनसीएफ 2005। चलो 79। अब ये देखिए, सबसे पहले देखो 79 का क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो चैलेंजिंग क्या है वो आपको बताना है। तो चलो अब ऑप्शंस को देखिए। ये देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। क्यों, क्योंकि एक क्लास में डाइवर्सिटी होती है, आपको इंडिविजुअल हर बच्चे पर ध्यान देना है। इससे बड़ा चैलेंजिंग और क्या होगा कि आप एक एक बच्चों को जो है संबोधित कर सके। ये देखिए, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज अ चैलेंजिंग टास्क। चलिए अब हमारा है 80 क्वेश्चन, और कोई ना कोई क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी भी जो कि होमवर्क में होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो कि मैं आपको बोलूं। ये देखिए हमारा ये है 80 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले आप इस क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो चलो देखते हैं। स्वयं करके सीखना, यस, मैंने आपको कई बार बताया है। परिभाषाओं द्वारा सीखना, नहीं। रटकर सीखना, नहीं। तो इसमें क्या होगा, ए होगा। तो पहले याद रखो डी जहां पर भी होगा ना वो ऑप्शंस को हम काट देते हैं। मैंने आपको ये मेथड बताया ही है ना, देखिए यहाँ पर डी है, इसको काटिए, यहाँ पर डी है, इसको काटिए। अब क्या होगा, या तो ए बी सी होंगे या फिर बी और सी होगा, यही होगा ना। तो चलो देखते हैं। स्वयं करके सीखना, ये तो ए कन्फर्म है होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए तो है ही नहीं,
तो ये तो पहले ही कट गया, ये डी की वजह से कटा, ये डी की वजह से कटा, तो बचा क्या, ए बी तथा सी। अच्छा, यहाँ पर परिभाषाओं द्वारा सीखना मैंने अभी जो है गलती से बोल दिया कि ये तो होगा ही नहीं। परिभाषाओं द्वारा सीखना का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को बिना जो है डेफिनेशंस के समझाएंगे ही नहीं। देखिए यहाँ पर एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शंस एंड लर्निंग ऑफ डेफिनेशंस, डिस्करेजिंग रोड लर्निंग, ये नहीं होगा। ए बी सी इसमें क्या है, राइट है। और अगर आप चाहो इसको आंसर इसके माध्यम से देखना, तो देखो ये रोट लर्निंग डी यहाँ पर था, ये काट दो, ये काट दो, कट गया। और स्वयं करके सीखना तो होगा ही ना इसमें, तो वो ए ऑप्शन था, तो इसमें देखो इसमें ए है ही नहीं, तो ऐसे भी हमारा आंसर निकल गया। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको करना होगा। और याद रखना परिभाषाओं वाला, जैसे अभी मैंने जल्दीबाजी में आपको बताया ना कि नहीं होगा, ऐसे मत करना, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, बस ये नहीं है। चलिए 81 पे चलते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस का जो मैंने आपको 2 दिन पहले जो क्लास ली थी जिसमें मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया था, इतना पूछता है ना ये, तो आप बताइए क्या है। यहाँ पर देख लो एक बार सारे ऑप्शंस, तो ये तो आपको पता ही होगा ये क्या है, थीम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 ये रहा। चलिए, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति को की खोज कीजिए। अब देखो पशुओं के संरक्षण की बात हो रही है और छात्रों को संवेदित करने के लिए, तो आप बताइए, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका कौन सा आंसर जो है वो राइट है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए सी एंड डी। कहानी सॉरी ये तो नहीं है ना, बी नहीं है, ए सी एंड डी है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ये है इसका आंसर। याद रखना, संवेदित करने के लिए आप कहानियों का यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। आप हास्य चित्र पट्टियाँ जो चित्र वगैरह बनी होती हैं, कविताएं यूज़ करते हैं, बट हम 1 to 5 में प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तो वैसे भी नहीं करते हैं। प्रयोग तो ये बी वाला गलत होगा, बाकी के तीनों सही होंगे, क्योंकि आपको बच्चों को इंटरेस्ट आए ना वैसे समझाना है। अब प्रयोग वगैरह में वो उतना उसको नहीं समझ पाएगा। ये इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 ये देखिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ के चारों ऑप्शंस देखो फिर आंसर बताओ। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। अब आप अपना आंसर निकाल ही चुके होंगे, क्या है तो चलो देखते हैं। यहां पर देखिए, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, ऑफ कोर्स ये तो मैंने कई बार बताया है। छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, ये भी सही है, एक्टिविटी भी। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, या फिर डी देखिए, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। ये स्मरण वर्ड जो है ना वो गलत है, तो क्या क्या सही है, ए बी एंड सी इज राइट। चलो एक बार इसका इंग्लिश भी देख लो। ये देखिए 83 पूछा था, तो ये देखिए ए बी सी राइट है, इसका है ये। अब चलिए हम चलते हैं 84 पे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि चार ऑप्शंस हैं, आप देखकर आंसर बताइए, उसके 2 सेकंड बाद मैं इसका आंसर बता दूंगी आपको। कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्यों है, तो चलो देखते हैं ये क्यों है। ये देखिए, पहला लिखा है कि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। यस, बच्चा प्रश्न पूछता है ना तो बहुत अच्छी बात है। बी देखो, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। यस, जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो ये होता है। सी देखो, प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, ये भी सही है। बट डी देखिए, प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। कभी नहीं कि आप प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो कि प्रश्न पूछने से उसका मूल्यांकन होगा, वो तो अपनी क्यूरोसिटी में वो पूछते हैं, उनको जो उनके अंदर कुछ थॉट्स वगैरह चलते हैं इसलिए पूछते हैं, ये गलत है। तो राइट क्या होगा, ए बी एंड सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे 85।
और ईवीएस का थोड़ा सा पेपर लेंदी भी आता है, तो प्रैक्टिस प्लीज़ करते रहो आप। और मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम का तो मैंने आप बोला ही आपको बताने के लिए कि कैसे करना है, पूरा लाइव करके दिखाऊंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना कि माउस से कैसे क्लिक करना है, लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए टिपिकल है क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि लोग गलत लैंग्वेज सेलेक्ट करके चले आते हैं, उनका पेपर जो है वो इनवैलिड आ जाता है, फेल हो जाते हैं। इस वजह से आप चैनल से जुड़े रहो सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। अब ये विश्लेषण है क्या है? चलो क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताओ क्या है विश्लेषण। एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बट उत्पाद प्रक्रिया और मनोसामाजिक कौशल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं। 85 ये देखिए क्वेश्चन है, एनालिसिस के बारे में पूछा है। तो एनालिसिस एक प्रोसेस स्किल है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, प्रोडक्टिव स्किल्स नहीं है, ना ही ये साइकोलॉजिकल स्किल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब हम चलते हैं 86 पे। ये रहा, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए कौन सा अच्छा है। आपने पढ़ लिया होगा, तो चलो देखते हैं। पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अतिरिक्त बोला है समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। अब ये देखिए ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है, ये आपसे पूछा है, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। 86 का हो जाएगा आंसर केवल ए तथा बी। याद रखना इसमें से क्या होगा, समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ना कि लोग सीखेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा का एक अच्छा साधन, शिक्षा कैसी होती है जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं, तो कम्युनिटी में जो लोग रहेंगे उनसे आप सीखोगे। समाचार पत्र से आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी। कविताएं और क्रियाकलाप ये सारी चीज़ें तो एक्टिविटी कराया जाता है ताकि बच्चा खुद करके सीख सके, तो इसका होगा ये। इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा और इसका राइट आंसर है ए तथा ए एंड बी। आज थोड़ा सा मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आप बहुत फास्ट करा रही हो। देखो फास्ट कराने का नहीं होता है, ये होता है कि कम समय में ना जल्दी क्वेश्चंस आप कर सकें। ये स्पीड मैं आपकी मेंटेन करना चाहती हूँ, इसलिए कराती हूँ। अभी से आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तो ये आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे। 87 निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? तो चार ऑप्शन है, आप बताइए किसकी होगी चर्चा ईवीएस की कक्षा में? तो किसकी होगी? पेट्रोल के दर की, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा, बट ये डी देखिए बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये नहीं होगा। 1 to 5 में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये तीनों ये नहीं करेंगे। ये देखिए इसका इंग्लिश वाला भी, पेट्रोल प्राइसेस के, पेट्रोल वगैरह देखा नहीं था आपने? मैंने आपको इस पे क्वेश्चंस भी कराया था कि पेट्रोल इतना क्या होगा कि अगर पेट्रोल और डीजल ही ना हो। तो ये बच्चे से क्वेश्चंस पूछता है ऐसा टीचर कि बच्चा जो है वो सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग जो है इवॉल्व हो सके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 और ये रहा आपका क्वेश्चन और आप मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? तो कौन सा होगा? देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, अब आप बताइए कौन सा होगा। तो वो होगा साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, यही तो होगा। सामाजिक कौशल क्या होता है? आप एक दूसरे से साझा करें, शेयर करें और मिलकर कार्य करें, ग्रुप में काम करें। चलो 89 पे चलते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपर्युक्त वाक्यांश क्या इंगित करता है? मतलब रंग के आधार पर आप क्या करो, कलर के आधार पर बताओ कि ये क्या है, गाय है, कैट है, डॉग है, तो ये क्या है बताइए। आपने पढ़ लिया होगा चारों ऑप्शंस। तो ये है सीखने का उद्देश्य, याद रखना।
सीखने के लिए ही तो हम रंग के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जनरल कॉम्पिटेंसी प्रोसेस ये नहीं है। और देखो हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए, 30 क्वेश्चंस, और कितने अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। ये पहले क्वेश्चंस पढ़ लो आप, देन हम चारों ऑप्शंस देखेंगे। शिक्षक द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि। क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे आप ध्यान से। तो चलो अब चारों ऑप्शन देखो और मुझे इसका सही आंसर बताइए। ये देखिए, तो क्या होगा, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। समझ गए होंगे ना, क्योंकि शिक्षिका क्या कर रही है, ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछ कर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण क्या दर्शाता है कि वो शिक्षिका जो है विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। तो 3 इज राइट। ये था हमारा 90 क्वेश्चन। ये देखिए, टीचर इज यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। समेटिव नहीं होगा, ना ही ये कोई पीयर है और ना ही कोई ये ऑब्जर्वेशन टूल है। क्या है ये, टीचर इज यूजिंग बेस्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट, दिस इज राइट। 30 क्वेश्चन हो गए, अब ये इसके बाद का है। तो चलिए देखते हैं, ये 30 क्वेश्चन में से आप बताना कितना अभी तक सही हुआ है आपका। देखो, दो राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन बताना है, ठीक है। तो भोजन आपके फूड वाला चैप्टर तो है ही ईवीएस में आपका, तो वो उससे क्वेश्चंस आएगा ही। इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। बताओ इन चारों राज्यों में से, चारों राज्य आप देखिए पहले, कहाँ का फेमस है, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, चटनी। तो वो कहाँ का है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और याद रखना, क्योंकि फूड वाला चैप्टर दिया है, क्वेश्चंस 100% आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 62 पे। 62 ये रहा क्वेश्चन, एक बार पहले देख लो। लिखा है कि कोई व्यक्ति है जो मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा। और जिसे फास्ट लगे तो आप प्लीज़, उसमें आप स्लो करने का भी आता है स्पीड, आप चाहें तो और भी स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है। तो बताइए कौन से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो वो है पंजाब इज राइट। चलो 63 देखते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। अब क्या दिया था, चलो देखते हैं। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो ये क्वालिटी बता रही है अपने वहाँ की, जहाँ पर वो रहती है। तो ये जो शहर है वो देश के किस भाग का होना चाहिए। कहानी पढ़ ली आपने, तो चलो ऑप्शंस को देख लो एक बार। यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता ही है ना कहाँ के घर, याद रखना पत्थर अथवा लकड़ी के घर कहाँ के बने होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, कहीं घूमने वगैरह गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछता है पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बने होते हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो 63 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश इज राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा 63। इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए किसका बना होता है, ये स्टोन और वुड का। इतना भी अगर आप याद रखोगे ना तो भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो जिसने वो पुरानी मेरी ईवीएस की क्लासेस देख लेना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस याद रखो, आपको इसको वीडियो को पॉज करो और तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन आगे जाना। औसत चाल बताना है, दूरी बट्टा समय करके निकालना है, और राइट आंसर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे 65।
अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कि ऐसे दो जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते हैं, और ये पूछा हुआ है। तो चारों ऑप्शन देखो, ये देखिए चारों ऑप्शन में से कौन है जो अपने दांतों को हमेशा जो है कुतरते रहते हैं कि वो बढ़े ना। तो मिल गया होगा आंसर, चूहा और गिलहरी। चलिए 66 पे चलते हैं। ये देखिए, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जिला है किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए कि कन्नौज जो है वो किस ये जो है किसका भाग है, किस राज्य का भाग है। तो देखिए आपके सामने ही है आंसर। तो आपको पता है ना इत्र के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ये इसका राइट आंसर था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। अब ये देखिए, रेत के टीले जो होते हैं ना, रेत के आपने देखे होंगे बहुत सारे टीले ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे, वो जो टीले होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए रेत के टीले जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं आबू धाबी, अफगानिस्तान, क्योंकि ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान। तो यहीं पर पाए जाते हैं रेत के टीले, आबू धाबी, अफगानिस्तान इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। ये देखिए, अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन और एक औसत चाल वाला और एक और, मैंने तीनों बहुत डिटेल में समझाया है और ये आपका टेस्ट चल रहा है, तो इसको भी आपको मुझे डिस्कस, आप तुरंत वीडियो पॉज करें और बताइए कि भोपाल जो है बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा आपको बतानी है, बहुत ईजी है। इसको वीडियो को पॉज करो और ये देखो, ये पूरा ऑप्शंस देख लो आप, ये सारे चारों ऑप्शंस हैं और ये इसका क्वेश्चन है। सॉल्व करके बताओ इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं सबका वैसे भी मैसेज देखती हूँ, इवन मैं ये नोटिस भी करती हूँ कि हर दिन आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं। चलिए 60, ये रहा 69। अब ब्रॉन्ज के बारे में आपको बताना है। देखो ब्रॉन्ज से क्वेश्चंस एकदम कंफर्म है और आज के बाद से आपको ये भूलेगा नहीं। ये देखो ब्रॉन्ज किसका बना होता है, ये मिश्रण पूछ रहा है। तो एक बार आप पूरा ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शंस देख लिया आपने। ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन कि ये जो है कॉपर और टिन का मिश्रण है, कॉपर एंड टिन, याद रखना। और ब्रॉन्ज पूछे जिसे कांस्य बोलते हैं उसी को ब्रॉन्ज बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब चलो 70 पे चलते हैं। ये हमारा है 70 क्वेश्चन। देखिए, इसमें से आपको बताना है, मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ठीक है, मतलब देख लीजिए एक बार इंग्लिश, ये देखिए, डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो देखो एप्पल से जैम आप लोग बनाए ही होंगे बहुत, ये तो होता ही है। मिल्क से पनीर, रॉ मैंगो से पिकल, दाल, पापड़। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट वे नहीं है प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी में भी एक बार देख लो आप। खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। सही ढंग से मतलब नहीं रख सकते हो आप ज़्यादा दिन तक। सेब, मुरब्बा, अचार को भी रख सकते हैं, पापड़ को भी। ये दूध पनीर वाला जो है ये इसके संरक्षण को सही ढंग से प्रदान नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है ना मुरब्बा वगैरह बनाते हैं सेब का, काफ़ी दिनों तक रखते हैं। अचार तो पता नहीं कितने सालों तक रखते हैं, पापड़ भी। तो ये सही है, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है तो ये हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि ये इसका संरक्षण का क्या है, प्रिजर्वेशन का ये इसका सही ढंग नहीं है, ध्यान रखना। 71 पे चलिए, क्वेश्चन एक बार देख लो पहले अच्छे से। लिखा हुआ है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा कहते हैं। और एक बात याद रखो, जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ इसको जरूर लिख लेना। रेबो वाला इतनी बार पूछा था और उस टाइम पे बहुत लोगों की गलतियां हुई थी। और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है।
एक बार और मैं इसको एम्फसाइज करूंगी जानबूझ के, सो दैट आपको हमेशा याद रहे। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने जो बड़े तिकोने जो टेंट नहीं होते हैं, उसको जो जिसमें आपने देखा होगा अगर आप एडवेंचर वगैरह पे जाते हैं तो तिकोने टेंट को क्या कहते हैं, इसको रेबो कहते हैं। और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। क्वेश्चंस को बता दिया मैंने, अब आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर। सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, देख लिया होगा आपने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेह और लद्दाख। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको रेबो कहते हैं और जानवरों को जानवर जहाँ पर रहते हैं उसको लेखा कहते हैं। और ये कई बार पूछा हुआ था, रेबो वाला तो बस एक बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था, तो मैंने आपको बता दिया। चलो 72 पे चलते हैं। ये देखिए, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसमें, आप बताइए। आपको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं और 8 हमारे यूटी हैं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो 73 पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि उस 3 राज्यों के समूह को चुनो जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। और ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है। तो बताओ चारों में से समुद्र तट कहां पर होना चाहिए, अरब सागर पर स्थित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इनका जो समुद्र तट है वो अरब सागर पर स्थित है, इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74। अब यहां पर देखो, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है। अब ये छऊ नृत्य आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, आप मुझे बताइए कि ये किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है। तो ये किसका है, छत्तीसगढ़ का है। आप ये 6 से भी याद रख सकते हो, देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लो, हमें याद ही तो रखना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 75 पे। अब ये आप पूरा पढ़िए और आपको सही आंसर बताना है। केचुए के बारे में दिया गया है। पहला क्या लिखा है कि केचुए खेद में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे इसका राइट आंसर बताइए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप पहले आंसर मत बताइए, तो आपने अब बता दिया होगा। तो देखिए, ये पहला तो सही है। दूसरा देखो, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। वो आपने देखा नहीं होगा, मिट्टी एकदम भुरभुरी सी हो जाती है, ये भी राइट है। अब ये सी लिखा है कि केचुए जो है मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बस जमीन को इतना पोली बना देते हैं ना कि उपजाऊ हो जाती है। बट ये खरपतवार वाली बात गलत है। डी देखो, केचुए का जो मल है वो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। यस, क्योंकि वो मिट्टी खाते हैं, फिर आपने देखा होगा कि वो पूरा घूम घूम के उसको पूरा एकदम भुरभुरा कर देते हैं। तो सी बस नहीं होगा, ए, बी एंड डी याद रखना। कई बार पूछा हुआ है केचुए से रिलेटेड, इतनी बार पूछा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये गलत है, बाकी सब सही है। ए, बी, डी इज राइट। तो कहाँ पर है, ये रहा। हो गया होगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप में से सब लोग लाइक ही नहीं करते हैं, बस एक लाइक वाला बटन दबाना होता है, फिर भी नहीं कोई करता है। सोचिए, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। अब ये 76 है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए और फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। 4 ऑप्शंस हैं और आप मुझे बताइए इसका। आपने पढ़ लिया होगा, फास्ट रीडिंग करने की कोशिश करो, एग्ज़ाम में यही काम आएगा। तो सारे ऑप्शंस भी आप देख लीजिए अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो। चलिए देखिए, इसमें लिखा है कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। इंग्लिश में भी एक बार देख लो। एडवांटेज ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। हाइब्रिड का मतलब ये होता है मिश्रित, तो आप समझ गए होंगे।
तो पहला क्या लिखा है कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। यस, हाइब्रिड लर्निंग मोड में ये होता है कि कहीं से भी बच्चा क्लास में शामिल हो सकता है। बी देखो, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। ऑफ कोर्स मिलता है बच्चों को। सी देखो, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम गलत है, मतलब बच्चा एकदम चुपचाप एकदम ऐसे बैठा रहे, चौकन्ना ना रहे, ये गलत लिखा है। डी देखो, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ये गलत है। बाकी ए बी डी इज राइट। चलिए अब चलते हैं हम 77 पे। और ईवीएस में क्वेश्चंस तो देख लो कितने अच्छे लेवल के पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनॉस शिक्षण की विशेषताएं हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपने देखा होगा ना, पढ़ाया जाता है ईवीएस वगैरह, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? चारों ऑप्शंस आप देखिए, ये रहा चारों ऑप्शंस। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से यही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब चलते हैं हम 78 पे। स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे अच्छा जो है क्या हो सकता है जिससे बच्चों का ध्यान जो है आकर्षित करना, बट किसकी तरफ, ये चीज़ है। आप समझ गए होंगे उसने क्या किया है। क्लास 4 में टीचर ने कई तरह के बांस, ये सारी चीज़ें उसको वीडियो दिखाती है और उनका आकार, ये सारी चीज़ें भी उनके बच्चों के साथ चर्चा करती है। तो क्या करना चाहती है बच्चों के साथ, उनका जो है क्या अट्रैक्ट करना चाहती है, किसकी तरफ? तो ये रहा आपके सामने सारे ऑप्शंस। तो ये होता है कि पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, डिफरेंसेस दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रही है वो, कि देखो कितने डिफरेंस हैं, इनका आकार, तना, तने, फूल सब कुछ अलग होता है। घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़, विभिन्नताएं तो दिखाने के लिए करेगी ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 79। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। रीता के एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए इसका क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फास्ट रीडिंग जरूर पढ़ना। तो देखिए पहला क्या है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, एंड बी सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। आकलन करने जैसा कुछ नहीं है। सी देखो, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। यस, ये सही है। और डी देखिए, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। बस इसमें क्या गलत है, ये बी वाला गलत है। ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्योंकि अगर आप खाद्य संरक्षण जो है इसका प्रयोग करने के लिए अब आस पड़ोस के घरों में कहोगे तो ये इसका यही तो होगा। ये कोई आप आकलन करने के लिए थोड़ी ना सारी चीज़ें करा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 80 क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पढ़ लो पहले पूरा ऑप्शंस। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ईवीएस का उद्देश्य क्या है जो अभी वर्तमान में जो करिकुलम है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए कौन सा है। चलो ऑप्शंस एक बार देख लो, ये देखो, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ऑफ कोर्स। डी बी देखो, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ऑफ कोर्स ये भी सही है। तो सी देखो, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना।
ऐसा कुछ नहीं है, हम प्राथमिक स्तर पर इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। और डी देखिए, ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये भी नहीं। किस लिए पढ़ाते हैं? कि वो बच्चे उस संबंध के बारे में समझ सके और जागरूक रहे। ए बी इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आप अपनी स्पीड बढ़ाइए पढ़ने की, क्योंकि आपको एग्जाम में 1 मिनट से कम का ही समय लगाना होगा। क्यों 1 मिनट का कम का समय मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लास्ट में बच जाएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा, उसके लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। इसमें लिखा है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, देखिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ग्रुपिंग के लिए कौन सा देख लीजिए आप, यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर तुरंत अपने आप से निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। ये हमारा राइट हो गया। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। ये देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है, उसका जो करिकुलम है ना वो पूछ रहा है क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपके सामने चारों के चारों ऑप्शंस हैं। आप बताइए ईवीएस का पाठ्यक्रम का नेचर, वही पूछ रहा है हमसे। तो देखिए 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, समावेशी, प्रासंगिक एंड थीम आधारित, मतलब इंक्लूसिव, रेलेवेंट होना चाहिए और थीम बेस्ड होना चाहिए। आपको पता ही है ना 6 थीम्स हैं, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और आज आपको पता है 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न। देखिए लिखा हुआ है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं, ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको पढ़ाना है तो आप एज अ टीचर क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे, बस यही पूछा है। तो देखो पहला क्या लिखा है कि कहानियों को, किसी भी जो भी कहानी है ना उसी के माध्यम से तो हम पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो कहानियों को किसी भी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। यस, मिसकंसेप्शंस क्रिएट नहीं करना है। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। सी देखो, आप क्या पढ़ा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हो। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कहानी आपका मज़ेदार हो और मनोरंजक हो तभी आप ये कॉन्सेप्ट्स को पेश कर सकते हैं। हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है ए, बी और डी। देखिए कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे खुद को जुड़ाव महसूस कर सकें। ऑफ कोर्स इसके बिना तो आप बच्चों को सिखा ही नहीं पाएंगे। तो राइट क्या है, ए है, बी है एंड डी है, सी हमारा गलत है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए क्या होगा। ये देखिए ये हमारा सही है, ए भी सही है, सी बस नहीं होगा कि आप एंटरटेन करने के लिए कर रहे हो, और डी होगा। चलिए 84 पे चलते हैं। ये रहा, इसमें देखिए एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप ही को निकालना है, क्योंकि अब आपकी बहुत पढ़ाई अच्छी खासी हो चुकी है। मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। तो देखिए ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और नीचे के आपको क्या करना है, एक बार ऑप्शंस को देखना है। और मैंने आपको ज़्यादातर बताया है कि जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो या तो दोनों वाला ऑप्शन देख लो, पॉजिटिव वाला या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो चलो देखते हैं इसमें। पहला देखिए, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना ऑफ कोर्स होगा। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, मानकीकृत जो है कभी भी हमको स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं करनी है, तो ये सही लिखा है अमानकीकृत। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करो, सिंबलाइज करो। ऑफ कोर्स मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। अब ये देखिए सार्वभौमिक प्रतीक की बात किया, अगर केवल मानकीकृत लिखता तब ये गलत हो जाता, बट यहाँ पर उसने यूनिवर्सल जो है सिंबल का यूज करने के लिए बोला है, जो कि आपको पता है हर एक चीज के लिए क्या होता है, रेलेवेंट होता है। तो ए भी सही है, बी, सी, डी चारों के चारों ऑप्शंस सही हैं। इसमें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इंग्लिश में देख लीजिए।
ये देखिए चारों ऑप्शंस सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ द एबव। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 ये रहा। अब 85 का क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको चारों ऑप्शंस दिखाती हूँ। देखिए लिखा है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई के लोग क्या करते हैं, सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। तो ये आखिर में ये इस चर्चा का असेसमेंट क्या है, सीखने का प्रतिफल क्या है, क्यों सीखा, ये सारी चीज़ें वो बता रही है। तो अब आप क्या करो, चारों ऑप्शन देखो, ये देखिए। अब आप बताइए कि इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर होगा तुलना करना और विश्लेषण। अगर आप दो जगह की बात कर रहे हो, एक राजस्थान है एक मुंबई है, इसका मतलब आपने कंपेयर करना सिखाया। दूसरी चीज़ आप क्या करो, एनालिसिस, कि बच्चों को घर के बारे में आइडिया लग जाए कि क्यों राजस्थान में ऐसे घर बनते हैं और क्यों मुंबई में ऐसे घर बनते हैं। तो एनालिसिस एंड कंपेयर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 86। अब ये देखिए, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया। अब ये देखिए आपके सामने ये चारों के चारों ऑप्शंस हैं, तो आपको तुरंत आंसर निकालना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, कि गैस करो कि एक परिवार में कितना पानी जो है एक दिन में यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए 87 पे। अब ये है हमारा 87 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब आप बताइए। बहुत इजी है ये तो वो होगा बच्चों का वातावरण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एनवायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे को सीखने में। अब चलिए 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि ये एक ही क्वेश्चंस को ना घुमा घुमा के पूछते हैं। अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ पर भी वही लिखा है कि ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मतलब करिकुलम के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो जो पॉजिटिव वाला होगा हम वही तो करेंगे। तो देखो पहला वही फिर से लिख दिया है कि पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। तो ए तो 100% इसमें कन्फर्म है। तो आप चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। तो आपका आंसर आ चुका होगा। ये तो ऑफ कोर्स होगा, अभी बात किया हमने। ये देखो पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स कर दिया है, गलत। सी देखो पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, आपको उससे ज़्यादा ध्यान कंटेंट पे करना है, ये भी गलत। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। यस, अगर छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हो तो जितना आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स, इतने सारे पिक्चर्स होते हैं ना कि उसमें उसको देख कर ही पढ़ने में मज़ा आ जाता है, और ऐसे ही होने भी चाहिए। तो ए और डी यही दोनों बस सही हैं, बाकी के गलत हैं। चलिए 89। अब ये देखिए 5 के विद्यार्थियों को जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे बेस्ट होगा जिससे आप सिखा सकें जेंडर स्टीरियोटाइप। तो आपके सामने चारों के चारों ऑप्शंस हैं और आप बताइए इसमें से क्या होगा। देख लीजिए चारों ऑप्शंस। तो चलिए आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए 89 का क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर हमको बताना है, तो वो है पहला कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, कि तुम घर में पता लगाओ कि तुम्हारे घर में क्या मम्मी ही बस दिन भर काम करती रहती हैं, पापा कोई हेल्प नहीं कराते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए 90 क्वेश्चंस पे, और अब जाके हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 60। बहुत हेल्प करेंगे ये 60 के 60, अभी तो और क्वेश्चंस बाकी हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इस छोटी सी जो मेहनत मैंने आप सभी के लिए किया है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है।
निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी। बीच बीच में इंग्लिश वाला ये देखिए, आपको चेक करना है बस प्रोफिशिएंसी, स्टूडेंट्स का जो ना स्टूडेंट्स का लेवल, उसकी जो प्रोसेस स्किल्स है उसमें रिपोर्ट कार्ड में उसकी प्रोफिशिएंसी आपको चेक करनी है, तो सबसे बेस्ट बताना है। ठीक है, दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी। तो देख लो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि जिसमें आपको बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में जो भी वो सीख रहे हैं उसकी प्रोफिशिएंसी के स्तर का विवरण देना होता है, तो उसको बोलते हैं क्रम निर्धारण मापनी। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये हमारा राइट हो गया। इंग्लिश वाले भी देख लें, ये देखिए रेटिंग स्किल्स। और मैंने आपको रेटिंग स्किल्स को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी टैग वर्ड वाली वीडियो में, ईवीएस से रिलेटेड है। तो जिसको भी इन सब में कन्फ्यूजन हो कि रेटिंग स्किल्स क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होता है, तो वो जाएं चैनल के प्लेलिस्ट पे, ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियो देख लो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चंस को देखिए और आपको तुरंत क्विक आंसर निकालने की प्रैक्टिस करो अभी से। लिखा है कि घरों के प्रकार में से आपको बताना है कि जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहां पर कैसे घर बनाने चाहिए, यही पूछा है। तो देखो जहां पर भारी वर्षा होगी, ये रहे आपके सामने 4 के 4 ऑप्शंस। अब आप बताइए, जहां पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी आप वहां पर कैसे घर बनाएंगे। तो आपको पता है ना कहाँ पर बनते हैं, असम में बांस के खंबे पर बने ढालू। ढालू मतलब स्लोप, आपने देखा होगा ना ऐसे कि पानी जो है तुरंत ऐसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो और ये बांस के खंभों पे बनाए हुए घर होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो ये हो गया हमारा राइट। इंग्लिश में भी आप देख लो, ये देखिए। तो इसका क्या होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर बनाते हैं हाउस ऑन स्टिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। तो समझ गए होंगे, स्लोपिंग का मतलब स्लोप टाइप का बना होता है और स्टिल्ट का मतलब क्या होता है, बांस के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए आपका ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें करंट अफेयर वगैरह भी पूछ देता है, जीके से रिलेटेड। अब यहाँ पर लिखा है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। अब ये आ गया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस, जिसको आया आया, नहीं तो बाकी भगवान के नाम पे भगवान भरोसे। देखो किसने जीता है 29 मेडल। अब आप सारे ऑप्शंस पहले देख लो, तो वो आप सभी को पता होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये नाम तो आप सभी को याद ही होना चाहिए, बहुत फेमस नाम है। वेट लिफ्टिंग में 29 मेडल जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 पे। ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है आपको तुरंत इसका आंसर बताना है। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने मतलब पकड़ कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा निपेंथिस कहाँ पाया जाता है। फेमस क्वेश्चन है, सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार सीटेट पूछा हुआ है। तो कौन है निपेंथिस वाला, कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो 64 पे, और जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और मुझे उसका आंसर बताना। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ना समझ में आए तो एक ईवीएस की क्लास में मैंने पूरा डिटेल में ये समझाया है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये देख लो सारे ऑप्शंस, ये रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये रहा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 65 पे। ये देखिए 65। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले आप। देखिए लिखा है कि निम्न में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जो कि पर्वतरोहण माउंटेनियरिंग, किसे बोलते हैं पर्वतरोहण को इंग्लिश में, माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ कौन कौन से वो निभाते हैं। और ये रहे पूरे ऑप्शंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, बिल्कुल भी गलत है। अगर आप लीडर होगे तो आप पीछे चलोगे, ना कि आप ही आगे चलेंगे। दूसरा देखिए, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ये भी गलत। आपको हमेशा सबको मोटिवेट करना है। सी देखो, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ऑफकोर्स ये नहीं कि आप लीडर हैं तो आप बस ऑर्डर देंगे। डी देखिए, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, यस, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। अगर आप एक लीडर हो ना तो आपको सबको एक इक्विटी के माध्यम से इक्वालिटी देनी है, और ये भी एकदम सही है।
तो हमारा CDE यही बस राइट है और ये दोनों क्या हो गए, गलत। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, अपना खुद का दिमाग लगाना है। चलो 66 पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि वृक्ष के बारे में कुछ कथन दिए हैं, अब बताओ कौन कौन से कथन सही हैं। तुरंत आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए कि किसके बारे में पूछ रहा है। इस वृक्ष रेगिस्तानी ओक कहते हैं। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में बताना है आपको कि रेगिस्तानी ओक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो इसका मतलब आप केवल पढ़ ही रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सीरियसली बोल रही हूँ। तो ये रहा 66 और ये रहा आपके सामने सारे ऑप्शंस। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। यस, कई बार मैंने बताया है आपको। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाता है, जब तक कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, वहां तक ना पहुंच पाए, वहां तक ना पहुंच जाए। मतलब जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तो पानी कैसे आएगा। तो ये भी सही है। सी देखो, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यस, वो इतना नीचे होता है ना, उसका ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है इतना नीचे होता है कि आराम से उसके तने में क्या होता है, जल जो है वाटर कलेक्ट हो जाता है। ये भी सही है। तो देखो, ये हमारा सही हो गया, ये भी। बाकी क्या लिखा है कि आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है, इसी वजह से ये गलत हो गया है। तो ये 3 पॉइंट इतनी बार पूछा है कि मैं आपको बोलूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट करें, बस याद कर लें। तो चलो इसका क्या होगा, ये रहा ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 67। अब आपको पता है ना, EVS में आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने वाले। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसका सही आंसर सॉल्व करके बताइए। सिंपल सा चाल पूछा है, दूरी बट्टा समय करो। और अगर यहाँ पर देखो किलोमीटर में है ये और आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में है, तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, जिसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ये सॉल्व करके मुझे बताएं। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो और ये रहे चारों ऑप्शंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 68 पे चलते हैं। ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष, मतलब आपको दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। तो ये तो आपका अगर मैप वगैरह आपको आता है, इंडिया का मैप देखते रहो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको मैप ही नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 69। अब ये रहा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे, जिन्होंने इतने मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचों में प्रयोग किए। उन्होंने, सोचो 7 वर्ष तक है, 7 ईयर्स। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। तो आप बताइए, उनको छांटिए, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं किया था। अब नहीं वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो दिमाग घुमा देती हैं। तो देखो कौन से प्रयोग जो है वो इन्होंने नहीं किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा चारों के चारों ऑप्शंस। ये देखिए, पहला देखो, बीजों का हरा या पीला होना, ये क्या इन्होंने किया था, ऑफ कोर्स किया था। हमको नहीं वाला बताना है। हरा या पीला होना इन्होंने बोला था। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी इन्होंने बोला था। ये देखो, पौधों का लंबा या नाटा होना, मतलब छोटा बड़ा होना, ये भी इन्होंने बोला था। बट 4 देखो, लिखा है कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है, ये चीज़ नहीं थी। बाकी के तीनों ऑप्शंस थे। तो याद रखो क्या क्या है, ये ध्यान रखो, नहीं वाला निकल जाएगा। ये होगा और तीसरा होगा, और नहीं पाया गया था तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, नहीं किया था प्रयोग। तो चलो नोट कर लेना कौन कौन से प्रयोग किए थे इन्होंने। चलिए 70 पे चलते हैं। ये रहा हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन। एक लक्षण दिया है, लक्षण वाले पक्षी। अब बताइए कि ये लक्षण किससे जो है मैच करता है। लिखा हुआ है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला सा। अब ये बताओ, ये EVS में ऐसा पूछा है। पता है क्यों पूछा है? क्योंकि जो NCERT के बुक है ना, उसमें ये लिखा हुआ है। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है NCERT की ही बुक से। तो आप बताओ ये कैसे आप इसको निकालोगे।
सारे ऑप्शंस देख लो, ये रहा। कौन सा होगा? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। अब ये नीला से पकड़ लो, पूरा नीला दिखता है। कौन दिखता है? क्या शक्कर खोरा दिखता है? वीवर पंछी दिखता है? मोर या बसंत गौरी? बहुत इजी है, मोर। कलर तो पता है ना आपको मोर का, नीला ही नीला तो दिखता है मोर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमको ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर आपको मोर पढ़ाना है तो उसके पहले आपको कुछ बताना है कि बताओ बताओ ये ऐसा कौन है जिसकी दुम पर पैसा और सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो बच्चे बहुत सारे आंसर बताएंगे उसमें। ये हो गया। चलिए 71 में, अब ये तो बहुत इजी है, बहुत बार मैंने इसको कराया हुआ है कि भारत में कितने राज्य हैं। ये सबको पता है, 28 हैं। और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और जिसको ये नहीं पता है तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम जीरो हो गई, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं। आपको भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही होने चाहिए। नहीं पता है, आज से याद कर लो। चलो 72 पे चलते हैं। अब ये देखिए 72 ऐसे आएंगे मिलान करने वाले। मिलान करना है, यहाँ पर कुछ जो हैं कीट पक्षी सरीसृप लिखा है, और यहाँ पर कॉलम बताए कि किसको कीट कहते हैं, किसको पक्षी कहते हैं, किसको स्तनधारी कहते हैं। तो ये तो इजी है, ये आप देखिए क्या इसमें हो सकता है। एक ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप देख लो, जिसे थोड़ा बहुत, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा है, देखिए ये रहा, और इसका ऑप्शंस ये रहा। ठीक है, तो चलो इसमें से एक तो सबसे इजी है, उल्लू आप सभी को पता है क्या है, वो पक्षी तो है, आराम से निकल गया। तो बी का हमको पता चल चुका है, बी का क्या होगा? 4 होगा। और कीट क्या है? ये इंसेक्ट्स। आपके घरों में कॉकरोच वगैरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? कीट, उसी को तो बोलते हैं इंसेक्ट्स। उसका हो गया हमारा कॉकरोच। तो ए का भी मिल गया दूसरा। ये बहुत इजी है, देखो आपका 2 तो मिल ही गए। अब एक बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, स्तनधारी में और एक होता है सरीसृप में। तो कोई बात नहीं, 2 तो आपको पता चल गया ना इतना, तो आराम से आंसर निकाल लो। ए का दूसरा, बी का चौथा। एलिमिनेट करते हैं, चलो जहां पर भी ए का दूसरा बी का चौथा दिखे वही हमारा आंसर है। इसमें नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है ए का दूसरा, बट बी का पहला है। इसमें ए का पहला बी का दूसरा है। यहाँ रहा हमारा आंसर, ए का दूसरा बी का चौथा। तुरंत मिल गया आंसर, बट आपको सी और डी पता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, सी और डी भी याद करो। तो देखिए सरीसृप क्या होता है? वो होता है कछुआ, कछुआ को बोलते हैं सरीसृप। और आपको पता ही है ना स्तनधारी, सबको पता होना चाहिए, ये है चमगादड़। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कीट को बोलते हैं कॉकरोच और पक्षी को बोलते हैं उल्लू। ये रहा आपका पूरा एकदम सही, नोट कर लेना। स्तनधारी चमगादड़ है, सरीसृप कछुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा 73। देखिए इसमें लिखा है कि यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़, प्लीज़ मैप इंडिया का ध्यान रखो, कौन सा जगह कहाँ पर है, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपको। ट्रेन द्वारा क्या हो रहा है कि पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, नहीं गुजरेंगे। अब ये नहीं वाला पूछा है कि अगर आप जो है ट्रेन के द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो इसमें से ये बताओ कौन सा संभावित राज्य या यूटी है जिससे आप नहीं गुजरोगे। तो पटना से चंडीगढ़ दिमाग में रखो। अब ये रहा आपके सामने सारे ऑप्शंस, चारों के चारों ऑप्शंस हैं। तो कौन से आप नहीं गुजरोगे? पंजाब। और ये क्वेश्चंस रिपीट है, पटना से चंडीगढ़ जाओगे तो ये पंजाब जो है नहीं आएगा। ये हमारा हो गया राइट, पंजाब। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 74 पे। ये रहा, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह बताओ, और याद होना चाहिए 3, वो कौन है? तो वो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये नाम आपकी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग हैं। तो ये हो गया हमारा राइट। यहाँ पर देखिए ये रहे 4 ऑप्शंस, बट इसमें से कौन सा होगा? ये होगा। चिकनगुनिया बहुत लोग भूल जाते हैं, बट ये भी होता है। चलिए 75 पे, आपको 3 खाद्य पदार्थ बताना है जिसमें आयरन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है।
तो वो आप ये वाला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, आयरन किस में सबसे अधिक होता है बताइए। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है। तो वो है आंवला, पालक, गुड़, इसी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए 76 पे ये रहा। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्ष में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि आपके क्लास में हर जगह के बच्चे होते हैं, स्थानीय बच्चे होते हैं, अलग जगह से आए हुए बच्चे होते हैं, तो आपको हर जो है जो डाइवर्सिटी है उसको आप क्लास में क्या करोगे, चर्चा करोगे इस पर। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से बताइए किसका आप यूज करेंगे, यही पूछा है। इन चारों में से बताइए, ये रहे आपके पास ऑप्शंस। तो कौन सा होगा, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए कहेंगे। जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ना ही स्टीरियोटाइप के जो चीज़ें हैं उसको कम करेंगे, और डाइवर्सिटी को क्या करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे। तो ये हो गया हमारा राइट। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 77 पे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से इसमें से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपको पता है ना जूम ऐप ये कोरोना के टाइम पे बहुत इस पे जो है मीटिंग वगैरह हुई थी। तो इसमें से बताओ सबसे अच्छा कौन सा है कि बिना बोले कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन 77 और ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो क्या होना चाहिए, चैट में GIF, ठीक है, यही इसका ऑप्शन है। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लो, ये रहा GIFs होना चाहिए इन द चैट, जिसमें आप जो है विदाउट स्पीकिंग भी क्या कर सकते हो, हाउ कम्युनिकेट कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग की बात हो रही है जूम ऐप पे। तो जिसको जूम ऐप के बारे में पता होगा आराम से निकाल देंगे, GIFs इन द चैट, GIFs इन द चैट ये होना। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्रेकआउट रूम्स, वर्चुअल बैकग्राउंड, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। बिना बोले आप किस में कर सकते हो, चैट में GIFs। चलिए 78 ये रहा। अब इसमें लिखा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट, उससे कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जहां पर ज्ञान का अच्छी तरह से निर्माण हो, कहां पे सबसे अधिक मेल खा रहा है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और ये रहे इसके 4 ऑप्शन। ठीक है, और आपको क्या करना है, संरचनावादी दृष्टिकोण से बताना है सबसे अधिक मेल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ये होता है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 79 ये रहा। आप बताओ कि इसमें से कौन सा उदाहरण जो है सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, तो आपको बताना है बेस्ट एग्जाम्पल। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला लिखा हुआ है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। एंड दिस इज राइट, कि पहले आप ऑब्जर्व कीजिए उसके बाद से चर्चा कीजिए। ये पहला एकदम सही है, बाकी के भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ये रहा। बट ये चीज़ें सही नहीं है कि आप श्यामपट से उतार लीजिए, सूचीबद्ध कर दो पाठ्यपुस्तक में जो भी लिखा है। फिर यहाँ पर भी देखो लिखा है कि 50 वर्षों में जो प्रयोग किया गया है तो उसको समूह में बांटो, उसको चर्चा करो, ये भी नहीं। अभी प्रेजेंट चीज़ में क्या हो रही है वो आपको दिखाना है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले जो वाहन है ना उसको आप पहले चलचित्र में उनको दिखा दो, फिर उसके बाद से क्या कहो कि चर्चा करो इस पर। तो ये हमारा हो गया राइट। चलो ये हमारा 80 क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। अब ये देखो ऑथेंटिक की चीज़ें की बात हो रही है, तो ध्यान देना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपना दिमाग मत लगाना। ये हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या चीज़ें बतानी है, ऑथेंटिक टास्क बताना है। किस पर, रॉ मटीरियल्स पे। तो ये रहा आपके सामने,
ये रहा पूरा क्वेश्चन और ऑप्शंस देखिए, पहला देख लीजिए, दूसरा एंड ये रहा हमारा थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या होगा, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, ये हो गया राइट। ऑथेंटिक टास्क है और किसका यूज करके, रॉ मटेरियल्स का। कच्चे माल के संबंध में प्रमाणिक कार्य क्या होगा, तो वो होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 और एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दूंगी जो कि आपको खुद करके मुझे ऑप्शंस बताना है। देखूं तो कि आप वीडियो देखते टाइम एक्टिव हैं या नहीं। ये देखें, ये क्वेश्चन लिखा है कि आपको खुद करके मुझे बताना है, ध्यान से पढ़ो। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है कि आप हमें ईवीएस के खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें खेलों के बारे में। तो आप बताओ कि इसका उत्तर ईवीएस में इस पाठ के पढ़ाने पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो आप बताइए, उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर क्या होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करें और आंसर पढ़ो कि क्यों आप पढ़ा रहे हो खेल के बारे में। ये 3 ऑप्शंस हैं और ये रहा हमारा 4 ऑप्शंस। आंसर पढ़ लेना और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका सारे ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82। अब ये देखो, ईवीएस का ही पेपर है, कितना लेंदी पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में, तो इतना भी हल्का पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलो पढ़ो क्वेश्चन को पहले। सहमीर, ये देखिए लिखा है, सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इसने क्या किया, इशारा किया कि आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई जगह की बात होगी। तो उजायरा ने बोला कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ पे है, कोई बात चल रही होगी। नीचे आओ, सहमीर क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं। तो इसका स्रोत क्या लिखा है कि एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ कौन सा, ये 11 में ऐसी बातें चल रही हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या बात हो रहा है। तो उपरोक्त पाठ जो है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा, क्योंकि सहमीर को लग रहा है कि जो लोग नीचे हैं वो क्या उल्टे खड़े हैं, उसको ऐसा लग रहा है। तो उसके इस मिसकंसेप्शंस को दूर कौन सा करेगा चारों ऑप्शंस में से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने ध्यान से, ठीक है। अब चलो ऑप्शंस पे चलते हैं। ये रहा है आपके सामने चारों के चारों ऑप्शंस। तो कौन सा होगा कि आप इसका आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए दोबारा से। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो वो होगा, देखिए यहाँ पे तीसरा, कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें कि दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है, दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो ये हो गया हमारा 82। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 83 पे। ये देखिए, अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। लिखा है कि कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना। किसकी बात हो रही है, फॉर द टॉपिक सेंस ऑर्गन्स विच ऑफ दीज इज स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताओ कौन सा होगा सही। ये रहा आपके सामने चारों ऑप्शंस। तो कौन सा होगा, ये देखिए 4th वाला ऑप्शन आप एक बार ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है कि भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि आप क्या पढ़ा रहे हो, सेंस ऑर्गन का चैप्टर पढ़ा रहे हो आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 84। ये रहा, इतने ही लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में
गोंद की एक बात और याद रखो, ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये ऑनलाइन एग्जाम का जो सबसे टफ जो हार्ड जो शिफ्ट था ना, वहीं से मैंने क्वेश्चंस को वहीं से पिक किया हुआ है। तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ये मत समझना कि कोई अपने मन से मैं बता रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। तो आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें इस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। आपने गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं, तो इसलिए क्या करो, इसका अच्छे से यूज करो, किफ़ायती तरीके से, वेस्ट मत करो। तो निम्न में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है, कि हमको ये दोबारा से नहीं मिलेगा। तो इस पर ये पूछ रहा है। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, कि नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि गोंद क्या होता है। ये देखिए, ग्लू वगैरह जिसको आप चिपकाते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में रखा जाता है। तो टीचर बस यही कह रहा है कि अगर तुमने इसका ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो हम तुमको क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बताना है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चंस भी। तो 84 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये कि विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया है। तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देख लीजिए। अब ये रहा हमारा 85। और एक चीज़ और याद रखना, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए बता रही हूँ कि एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ये नहीं होगा, क्योंकि आप सिंपली यही चीज़ तो बोल रहे हो कि गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायत, ये इसलिए किया जाता है ना कि बच्चे जो हैं, कोई उनके अंदर आप ये थिंकिंग डेवलप कर सको कि वो ज़्यादा वेस्ट ना करें, चाहे वो पानी हो, चाहे गोंद हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए, बचपन से ही सिखानी चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये देखो 85, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। जो प्रयोग वगैरह करते हैं, तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देख लीजिए, चार ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इतना ही समय मिलेगा। तो ये था 85। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ये हो गया राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 86 और हमारे 90 क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाले हैं। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। लीस्ट बताना है, सबसे कम जो रेलेवेंट होगा वही बताना है। तो ये आपने देख लिया होगा, और ये रहा आपके सामने चारों ऑप्शंस। तो कौन सा होगा सबसे कम, तो वो होगा पहला, कि विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। आप ऋतुओं का विषय पढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग में, आरंभ करने की शुरुआत में ही, क्या आप ये बोलोगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए राइट। क्यों, क्योंकि सबसे कम प्रासंगिक पूछा है। इसलिए कभी कभी ना, एक चीज़ मैं आपको, आज सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखना। अगर वो आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे सही कौन सा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वो मैंने वीडियो जो है वो डाली हुई है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा अगर आपने उसको देख लिया अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 ये रहा। अब ये पढ़ो क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस टफ, एकदम बढ़िया लेवल के मिले होंगे, है ना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने एनालाइज करके निकाला है आप सभी के लिए क्वेश्चंस, कि जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा टफ लगा है वो मैंने आज आपके सामने रखा है। और जिसने ये कर लिया तो समझ लो ईजी, तो आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखिए,
इसमें क्या पूछा है कि आपको बताना है कि विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ठीक है, एक बार इसका इंग्लिश भी देख लो। ये रहा इसका इंग्लिश। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसके बारे में हम जो है आमतौर पर बात करते हैं और कुछ के बारे में नहीं करते हैं। तो इसमें से बेस्ट वाला बताओ कौन सा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बस सिंपल से यही पूछा है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। तो पढ़ लिया होगा आपने। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। ये क्या है, एक शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 88। क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। 3D दिखाया गया है। तो शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। यही सिंपल सा पूछा है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब आप पूरा ऑप्शंस देखिए और मुझे इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और ये रहा इसके सारे आंसर। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इसका कौन सा होगा, ये 3D से क्या होता है, आप आराम से भूदृश्य को समझा सकते हैं। इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप बेटर। और ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आपका टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि पहले इतना लंबा सा क्वेश्चन पढ़ो फिर इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो टैग वर्ड आपको समझना ज़रूरी है। चलिए 89 पे चलते हैं। ये रहा, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इनका यूज करके जो है आप कौन सा इस चारों ऑप्शंस में से विषय नहीं बता सकते हो, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। तो कौन सा नहीं कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, विविधता भी कर सकते हैं, फूलों के भाग भी कर सकते हैं। ये पौधों में बीजों का स्थानांतरण जो है आप इनसे यूज नहीं कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हो गया हमारा ये पौधों में बीजों का स्थानांतरण, ये सीड स्प्रेड इन प्लांट्स। चलिए अब हमारे हो जाएंगे 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस मैंने करा दिया है अभी तक आपको। ये देखिए, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद से आंसर बताना है। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। किसका, पारस्परिक निर्भरता का, जो डिपेंड होते हैं, निर्भरता की चीज सिखा रहे हैं। तो आप बताइए कौन सी चीज सबसे इसमें उपयुक्त होगी। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। तो वो होगा चाय की दुकान। इसका इंग्लिश वाला देख लीजिए। ये देखिए, मिस्टर सूसा इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं निर्भरता ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फॉर द कम्युनिटी। तो वो होता है अ टी शॉप। यहाँ पर थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। 90 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी आपको जाना नहीं है, अभी तो क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं। 100 से ऊपर ही कराना है क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट में बताना स्कोर अपना। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 91। लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो ग्लोब जैसी गोल है, तो नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति जो हैं वो पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था, बहुत आसान है, अर्जेंटीना। याद रखना, अर्जेंटीना जो है इस पर हमारे पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष क्या है, ये उल्टे खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 91 हो गया। अब चलो 92 पे। ये रहा, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि पोचमपल्ली एक शहर है
जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली जो है ये किस राज्य का भाग है देख लीजिए। इसको मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है, तो वो है तेलंगाना का। याद रखना, पोचमपल्ली कहाँ का है? तेलंगाना का है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमारा है 63, मतलब वही इसके आगे का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। मतलब प्याज जब से बोते हो उसके बाद उखाड़ने तक का पूरा प्रोसीजर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्याज बोते हो तो मिट्टी वगैरह जो होता है उसको फावड़े से क्या करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। तो ये हो गया गुड़ाई करना पहले पे। उसके बाद से आप क्या करते हो, बीज को बोते हो, तो ये हो गया हमारा दूसरे पे। बीज बोने के बाद से आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत जो घास फूस आ जाता है, खरपतवार, उसको हटा देते हो, तो ये हो गया हमारा तीसरे पे। देन आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से हम क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ लेते हैं, क्योंकि तब तक तो प्याज पूरा तैयार हो चुका रहता है। उसके बाद से प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं आ जाती है ना, ऊपर सूखी पत्तियां, उनको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा। तो डी सबसे लास्ट में होगा और ए जो है हमारा ये गुड़ाई करना, ये सबसे पहले होगा। बट ये क्रम जो है अपने दिमाग में रखो ध्यान से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसमें राइट है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैंने बताया हुआ है आपको इसको कैसे करना है, आप आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर आप ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये अल बरूनी के बारे में पूछ रहा है। इस कथन में से बताना है कि अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो कौन सा होगा, ये देखो इतने ही ऑप्शंस हैं और इसके नीचे ये पूरा पेयर करना है, मैच करना है। अब बताओ, इतने टफ क्वेश्चंस आने लगे अब। आप बताइए इसमें से कौन कौन सा होगा। पहले पूरा पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर आप इसका आंसर निकालो। अल बरूनी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, पढ़ लिया होगा आपने। और ये रहा इसका पूरा आंसर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखो कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। ऑफ कोर्स वो अफगानिस्तान से नहीं आया था, ये गलत हो गया है। उन्होंने उन चीज़ के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। यस, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया था। हाँ, तालाब जो बनाने वाली चीज़ें हैं उसका उल्लेख किया था। तो देखो सब सही है, बस बी गलत है। तो बी वाला ऑप्शन हटा के सारे ऑप्शन टिक करना है आपको। ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो बी को हटाना है बस। तो ये हो गया ए, सी, डी और ई इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 65 का होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 66 पे इसे देखिए। अब पहले इसको पढ़िए। कुछ जानवर के बारे में लिखा है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, निम्न में से वह विशेषता चुनो जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। कौन सी विशेषता इन चारों में पाई जाती है? सांप में भी, छिपकली में भी, मेढक में भी और घड़ियाल में भी। अब विशेषता चुनिए यहां से, ये रहा। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं, याद रखना। सांप का भी देखा होगा आपने, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, ये सभी अंडे देते हैं। ये इन सभी में क्या है, कॉमन चीज है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर राइट हो गया। चलिए 67 पे फिर से वही वाला है। आपको मानचित्र वाला क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की क्या दिशा होगी? अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा बतानी है, तो बताइए क्या होगी। ये सारे ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। तो क्या होगी, उत्तर पूर्व इज राइट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, फिर से यही, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप सेकंड में आपको बताना है चाल, तो दूरी बट्टा समय करके आपको इसका सेकंड में आंसर निकालना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसके सारे ऑप्शंस हैं, इसको सॉल्व करके बताना कि क्या राइट आंसर आया है। चलिए अगले, आज के ये सब आपका होमवर्क है और आपको करना ज़रूर है। ये देखिए 69, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। उनका जो विशेष नाम है उसको क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, ये मिजोरम की बात हो रही है और ये आंसर इतना फेमस है, इसको बोलते हैं चिरऊ डांस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। ये मिजोरम में जो है फसल के बाद जो है लोग इसको डांस करते, खाते हैं, पकाते हैं, तो उस डांस को क्या बोलते हैं? चिरऊ डांस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। ये होता है मिजोरम में। डायरेक्ट भी उठा के पूछ लेता है। चलो अब चलते हैं 70 पे। ये रहा, देखिए, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो ये कौन सी ऐसी पक्षी है जो पहले चुनाव करती है उसके बाद से अंडे देती है? तो देख लीजिए क्वेश्चन, और ये रहा आपके सारे ऑप्शंस। ये देखिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसका सही आंसर है वीवर पक्षी। जो वीवर पक्षी है ना, वही ऐसा करते हैं कि पहले वो घोंसले को देखेगी, उसके बाद से चुनाव करेगी, जो सबसे अच्छा लगेगा वहीं पर अंडे देगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, वीवर पक्षी। देखिए, वीवर बर्ड इसको बोलते हैं, वीवर बर्ड। हमारे क्वेश्चन 100 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये तो इजी है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। ये तो आपको याद ही होगा। (71) और यहाँ ऑप्शंस में मिस्टेक है, यहाँ पर इसको बना लो 8। यूटी कितने हैं? 8 हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन में मिस्टेक है, सही आंसर ये होगा। चलिए 72, ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। फिर से वही है कि आप बताओ कि जो जीव हैं वो क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? इनको किस वर्ग में आप रखोगे? छिपकली हो गई, चमगादड़, अभी मैंने आपको बताया था ना स्तनधारी होते हैं, कलचिड़ी हो गई, बिच्छू हो गई। तो जहाँ, एक तो याद रखो स्तनधारी तो होगा ही, तो जहाँ जहाँ स्तनधारी नहीं होगा ना, उस ऑप्शंस को ही हम काट के आंसर निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्तनधारी नहीं है। देखो यहाँ पर, अच्छा सब में है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और पढ़ना होगा। तो चलिए बताइए, इसका पूरे ऑप्शंस देख लीजिए, फिर आप हमको आंसर बताइए। तो एक चीज़ याद रखो, छिपकली क्या है? सरीसृप है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। कलचिड़ी और बिच्छू, तो इतना तो आपको पता चल गया ना कि ये सरीसृप है। हमको क्रम में बताना है, हाँ याद रखना, क्रम में बताना है। क्रमशः लिख दिया ना इसलिए। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका सरीसृप और ये हो गया स्तनधारी। तो देखते हैं कहाँ पर लिखा है ये सरीसृप और स्तनधारी, जहाँ पर होगा वही हमारा आंसर है। यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिल गया आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। ये देखो, ये कलचिड़ी क्या है? पक्षी है। बिच्छू, कॉकरोच, ये क्या होते हैं? कीट होते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है। छिपकली क्या है? सरीसृप है। अब सरीसृप आप सोचोगे क्या बोल रही हूँ मैं, ये देखो, रेप्टाइल, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट। ठीक है, रेप्टाइल बोलते हैं सरीसृप को, मैमल बोलते हैं स्तनधारी को, बर्ड बोलते हैं पक्षी को, और कीट बोलते हैं इंसेक्ट को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अब ये रहा 73। लिखा हुआ है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र मतलब बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के बीन पर अनुक्रिया, सांप जो है उस बीन पर क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? आपने भी बहुत बार सोचा होगा ना कि बीन बजाने के बाद जो है सांप जो है नाचने क्यों लगते हैं, इधर उधर क्यों घूमने लगते हैं? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आंसर आपको बताना है। सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए।
आपको याद रखना है कि जब वाइब्रेशन होता है, जैसे वीन बजता है ना, एक वाइब्रेशन उस सांप को फील होता है, उसी वाइब्रेशन की वजह से सांप जो है अपना सिर इधर उधर घुमाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंपन। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचारण, वो जमीन से होकर निकलता है वो वाइब्रेशन, इसी वजह से सांप को वो महसूस होता है। और इसी वजह से वो क्या करता है, देखिए, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द बीन आर ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राउंड। वो ग्राउंड पे सांप होता है ना, तो वहाँ से ट्रांसमिट होता है, तो वो सांप को जैसे सुनाई देगा, महसूस होता है। आपको पता है ना, सांप के तो कान होते नहीं है, तो वो कैसे, इसी वाइब्रेशंस की वजह से पता चलता है। कहीं पर भी आए ना वाइब्रेशन, कहीं पर भी लिखा रहे कंपन, तो वही हमारा सांप से रिलेटेड सही होता है। समझ गए होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब ये रहा हमारा 74। हम 105 क्वेश्चन करेंगे, 105 में से आप बताना आपके कितने सही हैं। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा मैं तो आपके साथ हुई, सारे पेपर कराती रहूँगी, बट ये मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आंसर बताओ। देखो क्या लिखा है कि दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे है। अब एक्स के बारे में क्या लिखा है कि वो 12 वर्ष स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर है, और वाई का कितना है कि वो 10 वर्ष की है और उसका हीमोग्लोबिन का कितना है 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। तो इसके आधार पर बताओ कि कौन सा जो है वो रोगी है और कौन एकदम स्वस्थ है। यही तो होता है ना। अब ये हीमोग्लोबिन से ही पता चलेगा। तो आप इस रिपोर्ट को पढ़िए और बताइए आपको क्या लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत इजी है कि ये क्या है, रोगी है, जबकि वाई नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और किस चीज़ का, रक्त छीड़ता, मतलब ब्लड की कमी किस में होगी, इसी में तो होगा, क्योंकि एक तो 12 वर्ष की है, ऊपर से इसका कम है, और ये तो इससे कम वर्ष की है, बट फिर भी इसका अच्छा खासा है। तो यहाँ पर ब्लड की कमी किसको है, एक्स को है, वाई को नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश में भी देख लो, ये रहा। तो वाई इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, जिसे बोलते हैं, सॉरी इसमें तो मैंने यहाँ पर देखिए एक्स इज सफरिंग फ्रॉम ना, क्योंकि एक्स का कम है, तो एक्स इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, वेयर एज वाई इज नॉट। वाई का तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर से कम एज भी है और हीमोग्लोबिन अच्छा खासा है, और इसकी एज भी ज़्यादा है और इसकी हीमोग्लोबिन भी कम है। तो एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी होती है, ध्यान रखना इसको भी। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको एनीमिया है, एक्स को, वाई को नहीं है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लास अच्छी लगी होगी, बार बार इस वीडियो को देखना, सब कुछ यहीं से आएगा पेपर में, इतना याद रखो। जिसने वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया ना, समझ लो आपका पेपर पास हो चुका है, चाहे वो सीडीपी हो चाहे ईवीएस हो। नेक्स्ट मैथ्स की पेडागोजी का मैराथन आने वाला है, उसके बाद से हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो यहाँ से टेंशन छोड़ दो कि कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मैं कराऊंगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ स्थान है और उनके सामान्य घर हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सा कहाँ पर, यहाँ से आपके सारे घर वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि असम में कैसा होता है, लद्दाख में, मनाली में, राजस्थान में। तो ये रहा आपके सामने, आप मुझे बताइए। और ये रहा इसके सारे ऑप्शंस। तो चलो देखते हैं। एक बात तो आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है, असम का कैसा होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, 5वां वाला देखो लिखा है कि मजबूत, यहाँ पर यही होगा ना। असम का यही तो होता है कि मजबूत बांसों के बने होते हैं और ढालू छत होते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो आपको एक चीज़ तो पता ही चल गया कि ए का क्या होगा, 5वां होगा, हमको पता चल गया। अब लद्दाख के कैसे बने होते हैं, लद्दाख का मैंने आपको बताया है कि ये पत्थर के बने होते हैं और फर्श की छतें होती हैं जो कि लकड़ी की बनी होती हैं। तो ए का आपका हो गया 5वां, और आपका बी का हो गया दूसरा। ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, ए का 5वां, बी का दूसरा। देखिए ए का 5वां यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है ए का 5वां, बी का दूसरा, एक यहाँ पर है। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शंस होगा, सी से इसको एलिमिनेट कर देंगे। सी का चौथा होगा कि सी का तीसरा होगा। चलो देखते हैं सी में क्या लिखा है। देखो मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश। अब आप बताओ सी का क्या होगा, चौथा होगा कि तीसरा होगा। ऑब्वियस ही बात है
कि राजस्थान में ऐसे घर पाए जाते हैं। बहुत ईजी है। सी का देखो मनाली वाला कि पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छतें होती हैं, क्योंकि बहुत बर्फ़ पड़ती है, आपको पता ही है। और जैसे ही स्लोप रहेगा ना तो बर्फ़ यहाँ से अपने आप नीचे चला जाएगा। और राजस्थान में कैसे होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियों की बनी जो है छतें होती हैं। एक बार मैं आपको इसको बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़। देखो ऑप्शंस में तो केवल 4 हैं, बट इधर देख लो, ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सबसे पहले याद रखो, यहाँ से देखते हैं, ये देखो असम के घर कैसे होते हैं, तो बांस के बने होते हैं, ढालू छतें होती हैं। लद्दाख में कैसा होता है? पत्थर के बने होते हैं। और फर्श किसकी होती हैं? जो छत होता है वो लकड़ी की बनी होती है। तो हमारा हो गया ना बी का दूसरा। सी देखो हिमाचल प्रदेश में कैसे बने होते हैं? पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छतें होती हैं, मतलब स्लोप वाले। और राजस्थान तो मिल ही गया आपका आराम से कि मिट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि घर किसके बने होते हैं ना, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। असम का तो चलो आपको याद रहता है बस का, आप ये लद्दाख का भूल जाएंगे कि ये पत्थर का बना होता है और लकड़ी की छत होती है। हिमाचल प्रदेश में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, बट इसकी छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं, स्लोप होती हैं। इन दोनों में देख लो क्या अंतर है। राजस्थान का भी आप कर सकते हो कि कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो याद रखो, ए का 5वां है, ठीक है, बी का दूसरा है, सी का जो देखो ये रहा 4 है, और डी का क्या है? तीसरा है। सारा आंसर आपके सामने है, ये इसका राइट है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टोटल 105 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। 105 बहुत ज़्यादा नंबर इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने 105 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो यहाँ से आपको पता नहीं 1000 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो देखना, बार बार देखो, जब भी समय मिले। पेपर 100% यहाँ से छपेगा, और ना भरोसा हो तो एग्जाम के बाद इस वीडियो को खोल कर देख लेना कि क्वेश्चन मिला है या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।